हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान स्टडी अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक ऐसे सेशन आज एक ऐसे चैप्टर को लेकर आए हैं जो विद्यार्थियों के मन में हमेशा ही शंका बना रहता है, हमेशा ही संदेह बना रहता है, कन्फ्यूज़न बना रहता है कि ये वास्तव में क्लॉज है या नहीं है, ये सेंटेंस है या क्लॉज है, ये क्लॉज अगर है तो कौन सा है, ठीक है, सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट है, मेन है, डिपेंडेंट है, कैसे है। तो आज मैं एक एक करके उसकी सारी की बाल की खाल निकालूंगा, एक एक करके एकदम डीपली आपको एकदम डिस्कस करूंगा। और गारंटी है कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको श्योर है कि पूरा का पूरा मस्तिष्क में घुस जाएगा, एक एक बिंदु, और आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आप एक पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइए और आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ताकि जीवन में कभी आपको पढ़ना भी पड़े या फिर पढ़ाना भी पड़े तो भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि क्लास क्या होता है। कोई बच्चा पूछ भी ले, कोई पूछ भी ले तो क्लास क्या होता है, क्लास के डिफरेंसेस क्या होते हैं क्लास और सेंटेंस में, और क्लास में जो टाइप्स ऑफ क्लास हैं वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट, मेन, डिपेंडेंट, मेन और एम्बेडेड, इसमें क्या चीज़ें होती हैं वो सब आज मैं एकदम एक क्रम से क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए आपका जो पहला है, पहले हमको किसी भी चीज़ की परिभाषा मालूम करनी होती है, ठीक है। तो आपको पहले क्लास की परिभाषा आपको जान लेनी है। तो क्लास का मतलब होता है हिंदी में इसको उपवाक्य कहते हैं, उपवाक्य, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कुछ शब्दों का समूह, ठीक है। दैट मीन्स जो कि कंटेंट्स में रखता है एक सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट रहता है, एक वर्ब रहता है, एक फाइनाइट वर्ब रहता है, एंड इट इज ओनली ए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और यह जो होता है केवल एक सेंटेंस का पार्ट होता है, ना कि पूरा का पूरा सेंटेंस ही होता है। मान लो जैसे है, ठीक है, ये मान लो पूरा का पूरा सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस मतलब मान लो यहाँ तक ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा होगा तो सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। फाइनाइट मतलब टेंस्ड वर्ब, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। उसके बाद फिर ऐसा ना हो कि वाक्य खत्म हो जाए, ऐसे नहीं, ये फुल स्टॉप ना होके फुल स्टॉप यहाँ रहे, यहाँ फुल स्टॉप यहाँ रखे, यहाँ रहे, यहाँ भी कोई सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब रहे, ठीक है। कहने का मतलब ये एक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है, ठीक है। आप दूसरी भाषा में कह सकते हो, दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये कुछ वाक्य के कुछ भाग होते हैं, कुछ भाग होता है विच में जो कि हैज़ ए सब्जेक्ट वर्ब, जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है, जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस का एक पार्ट है, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम क्लास कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जैसे कोई वाक्य है, फुल स्टॉप इसमें लगा रहता है, तो आप उसको कहते हो वाक्य है सर मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है। ये सीधा सीधा क्या है, हम कह सकते हैं इसको, ये सीधा सीधा वाक्य, इसमें कुछ नहीं है, क्लास वाच कुछ नहीं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं बल्कि पूरा सेंटेंस ही है। तो हम कहेंगे कि ये सीधा सीधा सेंटेंस है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, क्लास क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि मोहन इज पुअर, तो आपने कहा ये सर सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक देखो आपको जब क्लास मिलेगा तो कम से कम एक सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, कम से कम इतना तो आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। दो सब्जेक्ट और दो फाइनाइट वर्ब अवश्य आपको मिलेगा, कम से कम दो सब्जेक्ट और कम से कम दो फाइनाइट वर्ब अवश्य ही मिलेगा आपको, ठीक है। और वो जो होगा एक पार्ट्स होगा, एक पार्ट्स ही होगा, ये क्लास होगा, एक पार्ट्स ही होगा तो ये क्लास होगा, दोनों क्लास होगा, ठीक है। जैसे इसमें दिया मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है, ये समझो आपका पूरा एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो आप कहोगे सर ये तो सेंटेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटेंस है। दूसरा क्या है, मोहन इज पुअर, ऐसा एक मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है, ही इज़ हैप्पी, ये दूसरा गरीब मतलब दूसरा वाक्य है कि ही इज़ पुअर, ये अपना अलग अर्थ प्रकट कर रहा है और ये अपना अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। तो आप कहोगे सर ये भी सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस है, इसका भी अर्थ निकल रहा है, उसका भी अर्थ निकल रहा है, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, इसका भी फुल स्टॉप लगा के अलग है, उसका भी फुल स्टॉप लग के अलग है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट, ही फाइनाइट, तो कहोगे आप ये सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, ये सेंटेंस नंबर सेकंड है। मतलब एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस वो है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस वो है, मतलब दो सेंटेंस है, ये क्लास नहीं है बल्कि दो सेंटेंस है। अगर अब देखिए, अब ध्यान से आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर इन दोनों के बीच में कोई कंजक्शन जोड़ दें, अगर इन दोनों के बीच में ये जो बाधा है फुल स्टॉप, इसको हटा करके कोई कंजक्शन जोड़ दें तो ये जो होगा ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो जाएगा, ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होगा। जैसे जैसे आप नीचे देखिए, ये पूरा का पूरा आप दो वाक्य था, दोनों वाक्यों मैंने एक कंजक्शन लगाया बट, जब बट लगाया तो ये दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। अब ये जहाँ पर यहाँ फुल स्टॉप जो यहाँ पर था, यहाँ पर ये फुल स्टॉप चल के यहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला है, ये फुल स्टॉप यहाँ से हट गया और कहा भाई सबको दोनों को एक में ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक फुल स्टॉप लग गया, तो एक ही सीमा के अंतर्गत आ गए। अब उस सीमा के अंतर्गत आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये, मतलब दो आपका सब्जेक्ट हो गया,
एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये, आपका दो सब्जेक्ट हो गया, एक फाइनाइट वर्ब ये, एक फाइनाइट वर्ब, तो आपका दो फाइनाइट वर्ब हो गया। क्या हो गया? दो फाइनाइट वर्ब। और यही शर्त होती है कम से कम दो सब्जेक्ट और दो फाइनाइट वर्ब हो। तो एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब है। जुड़ा किससे है? बट कंजंक्शन, किसी कंजंक्शन से जुड़ गया है। ठीक है, तो क्या हो गया? मोहन इज पुअर, ये अब ये सेंटेंस नहीं है बल्कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। ये पूरा का ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे ये पूरा सेंटेंस है, पूरा का पूरा, क्योंकि एक ही फुल स्टॉप के अंतर्गत एक ही सेंटेंस हो सकता है। एक फुल स्टॉप के अंतर्गत एक ही सेंटेंस हो सकता है। तो यहाँ से लेकर मोहन इज पुअर बट ही इज हैप्पी, यहाँ से लेकर एक ही फुल स्टॉप लगा हुआ, तो मतलब एक ही सेंटेंस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस सिर्फ है, लेकिन उस सेंटेंस में हम देखेंगे कि दो सब्जेक्ट और दो फाइनाइट वर्ब है। तो जो अलग है, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब ये अलग है अपना, और ये एक सब्जेक्ट अपना फाइनाइट वर्ब भी अलग है। दोनों किससे जुड़ा? बट से। तो हम कह रहे हैं कि ये अब क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन इज पुअर, ये अपना अलग अर्थ प्रकट कर पा रहा है, ये इसलिए ये क्लास है। ही इज बट ही इज हैप्पी, ये अपना अर्थ प्रकट कर पा रहा है, तो ये क्या है? ये भी क्लास है। अब यहाँ पर कौन सा कंजक्शन जुड़ा है? क्या है? किस कंजक्शन जुड़ने की वजह से? कोऑर्डिनेट, किस कंजक्शन को जुड़ने की वजह से सबऑर्डिनेट कहते हैं, उसको हम आगे बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो एक सेंटेंस के दो क्लास हो गए, एक मोहन इज पुअर और एक ही इज हैप्पी। किसकी वजह से? क्योंकि फुल स्टॉप जब यहाँ से यहाँ चला गया लास्ट में, तो एक फुल स्टॉप के अंतर्गत एक ही सेंटेंस होता है, और एक सेंटेंस के अंदर जब आपको एक सेंटेंस के अंतर्गत जब आपको दो सब्जेक्ट और दो फाइनाइट वर्ब कम से कम मिले, तो आप कह सकते हो कि ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। जुड़ा किससे है? किसी भी कंजक्शन जुड़ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अब टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लास के प्रकार कितने होते हैं? यहाँ पर मेनली दो होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लास, क्लास के कितने प्रकार होते हैं? तो क्लास के अगर हम आपको बताएं तो मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है मेन, जिसको हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, और एक होता है डिपेंडेंट, ठीक है, जिसको एम्बेडेड क्लास भी कहा जाता है। आपको यहीं पर स्पष्ट कर रहे हैं, दो प्रकार का होता है। एक होता है मेन क्लास, जिसको हम प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल क्लास का मेन क्लास मुख्य क्लास, और प्रिंसिपल क्लास इंडिपेंडेंट, तीनों एक ही नाम है, तीनों एक ही को कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगी? मतलब कैसे हम पकड़ेंगे कि भाई मेन क्लास है? मतलब यदि कोई वाक्य जो अपना पूर्ण अर्थ प्रदान कर पाए, ऐसा कोई क्लास जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर पा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेन क्लास। और इस कंजक्शन, यदि यह किसी भी कंजक्शन से शुरू नहीं होता, मतलब इसके पहले कोई भी कंजक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने वाक्य दिया है कि मोहन इज पुअर बट ही इज हैप्पी, इसके पहले जो मैंने बताया था, तो इसके पहले में आपने देखा कि ये भी क्लास था, ये भी क्लास था, जुड़ा किससे था? एक कंजक्शन के माध्यम से, जिसको हम बट कह रहे हैं, बट देख रहे हैं। ठीक है, तो मोहन इज पुअर ये भी एक क्लास था, और ही इज हैप्पी ये भी एक क्लास था। ठीक है, तो यहाँ भी क्लास ही है, दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसकी पहचान अलग हो जा रही है कि भाई मेन है कि डिपेंडेंट है, वो देखना है। अब देखो मैंने क्या बताया, कैसे पहचानेंगे कि जो अपना अर्थ प्रदान जो अपना पूर्ण अर्थ प्रदान कर पाए। तो क्या मोहन इज पुअर, मोहन इज मीन्स है, पुअर मीन्स गरीब, मोहन गरीब है, तो ये अपना अर्थ स्वतंत्र प्रकट कर पा रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर पा रहा है। तो मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है, ये अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से प्रकट कर पा रहा है, तो हम कहेंगे भाई मेन क्लास है। अब एक चीज़ और है, और कैसे पहचान सकते हैं? दूसरा तरीका यह है कि यह किसी भी कंजक्शन से शुरू नहीं होगा। तो देखिए दोनों शर्त पूरा हो रहा है, या पहला तो अपना अर्थ प्रकट कर जो है पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम है, दूसरा यह है कि यह किसी भी कंजक्शन शुरू नहीं हो रहा है। देखो किसमें कंजक्शन कुछ लगा हुआ है, मोहन इज पुअर, किसमें कोई कंजक्शन लगा हुआ है? अगर यहाँ पर कुछ लगा हुआ था इफ मोहन बट मोहन, तो हम कहते हैं भाई ये पूर्ण अर्थ प्रकट कर पा रहा है, लेकिन इसके पहले कोई कंजक्शन प्रयोग हुआ है, इसलिए मेन क्लास नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, ये मोहन इज पुअर, इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं लगा है, और ना ही ऐसा है, मतलब ये अपना पूर्ण अर्थ भी प्रकट कर पा रहा है, और इसमें कोई कंजक्शन भी नहीं लगा है, जो कि दोनों शर्त ये पूरा कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे मेन क्लास है। दूसरा, अब देखिए ही इज़ हैप्पी, ये तो वाक्य था, पहले वाक्य था, फिर जब अंदर आए एक ही फुल स्टॉप के अंदर गया तो क्लास हो गया। अब इस क्लास को हमने जोड़ा बट से, बट कंजक्शन है, तो क्योंकि भाव दे रहा है वही, तो हम देखेंगे अब ये बट लगने की वजह से ये जो अगला है डिपेंडेंट क्लास, इसको हम और स्पष्ट करेंगे। थोड़ा एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा आगे चल के, अभी आप डिपेंडेंट क्लास नहीं पढ़ा है आपको, आगे जस्ट बता रहे हैं जस्ट अभी। तो मेन क्लास समझ में आया। फिर ये देखिए राज फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट रीड, इसके पहले क्योंकि देखो इसको हम मेन क्लास नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई कंजक्शन लगा हुआ है। ठीक है, ये इसके पहले कोई कंजक्शन लगा हुआ है, इसको मेन क्लास इसलिए नहीं कह सकते, ये वाला शर्त पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, दूसरा क्या? राज फेल हो गया। अब फिर इसको देखिए, राज फेल हो गया, ये तो पूरा अर्थ प्रकट कर पा रहे हैं, भाई राज फेल हो गया, बात तो पूरी हो गई, राज तो फेल हो गया, पूरा हो गया बात। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई कंजक्शन भी नहीं लगा है, कोई कंजक्शन उड़ रहा है क्या? कोई नहीं, तो राज फेल्ड भाई पूरा अपना अर्थ प्रकट कर पा रहा है, तो राज फेल्ड, इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं लगा है, तो हम कहेंगे सीधा का सीधा मेन क्लास है। अब दूसरा क्या है? ही डिड नॉट रीड,
वह पढ़ नहीं सकता, वह ही डिड नॉट रीड, वो पढ़ता नहीं था। अब कौन नहीं पढ़ता था? अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं प्रकट कर पा रहा है, इसके पहले कंजक्शन भी लगा हुआ है, तो हम कहेंगे भी कंजक्शन लग गया। तो इसमें कहा है कि मेन क्लास अगर होगा तो उसमें कंजक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसमें मेन क्लास नहीं है क्योंकि इसमें कंजक्शन है। कंजक्शन होने की वजह से मेन क्लास नहीं बल्कि डिपेंडेंट क्लास है। दो ही प्रकार है, एक मेन क्लास डिपेंडेंट, अगर मेन नहीं हुआ तो आपका डिपेंडेंट हो गया क्योंकि इसके पहले कोई ना कोई कंजक्शन लगा हुआ है। तो इस तरह से ये आपका मेन क्लास हो गया। अब आपको बता रहे हैं डिपेंडेंट क्लास क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए, मेन क्लास हो गया। अब आपका दूसरा है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास को हम, डिपेंडेंट का मतलब जो अपना स्वतंत्र अर्थ न प्रकट कर पाए, ठीक है, डिपेंडेंट स्वतंत्र हो। अब तो इसको एम्बेडेड क्लास भी कहा जाता है। देखिए अब ये कह क्या रहा है, अब इसकी पहचान क्या है? पहले में क्या था कि वो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर पा रहा है, उसके पहले कोई ना कोई कंजक्शन प्रयोग नहीं हुआ है, किसी भी कंजक्शन का प्रयोग उसमें नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या है, यह अपना अर्थ पूर्ण, जो यह अपना पूर्ण अर्थ नहीं प्रदान कर सकता, नहीं प्रदान कर पाता या नहीं करता। दूसरा, इसका प्रारंभ किसी न किसी कंजक्शन से होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे राजफेल्ड, ये तो मैंने शुरू में बताया कि आपको कि मेन क्लास है क्योंकि इसमें ना तो कंजक्शन लगा हुआ है और ना ही ऐसा है कि अपना पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट कर पाई, अपना अर्थ पूर्ण प्रकट कर पा रहा है, ये कि ये अपना अर्थ जो है पूर्णतः प्रकट कर पा रहा है और इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं लगा हुआ, तो आप कहोगे सर मेन क्लास है। और दूसरा क्या है, ही डिड नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता था। अभी कौन नहीं पढ़ता था? वह अपना अर्थ नहीं प्रकट कर पा रहा है पूरा, तो ये भाई डिपेंडेंट हो गया। दूसरी बात, ये बिकॉज लगा है, ठीक है, तो कंजक्शन भी लगा है। आप ये भी पहचान है कि इसका प्रयोग किसी न किसी कंजक्शन से होता है, तो किसी न किसी कंजक्शन, बिकॉज, ये बिकॉज कंजक्शन है, तो इस वाक्य के पहले ये बिकॉज लगा हुआ कंजक्शन, तो हम कह देंगे कि भाई अब पहली बात तो अपना पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट कर पा रहा है, दूसरी बात इसके पहले कोई कंजक्शन लगा हुआ है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास। समझ में आया? दोनों स्पष्ट हो गए। अब डिपेंडेंट क्लास के कुछ प्रकार भी हैं। डिपेंडेंट क्लास के मुख्यतः दो प्रकार है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, पहले दो प्रकार था, मेन क्लास, डिपेंडेंट क्लास। और डिपेंडेंट क्लास के दो प्रकार हैं, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। दोनों हम बता रहे हैं कैसे क्या होता है। पहला कोऑर्डिनेट, आप बाकायदा लिखते जाइएगा, ठीक है, ऐसा नोट्स आपको मिलेगा नहीं कहीं, ठीक है, बाकायदा लिखते जाइएगा। पहले दो प्रकार है, इस डिपेंडेंट क्लास के दो प्रकार हैं, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। अब दोनों क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्या होता है, आगे आपको बता रहे हैं। देखिए अब कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, जब डिपेंडेंट क्लास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से प्रारंभ हुआ हो। जब डिपेंडेंट क्लास का मतलब जिसके पहले कोई कंजंक्शन लगा हुआ हो, जो अपना अर्थ नहीं प्रकट कर पा रहा था, जैसे इसमें देखिए, जैसे जिसके पहले कोई कंजंक्शन लगा हुआ हो और जो अपना अर्थ स्वतंत्र नहीं प्रकट कर पा रहा है, ये डिपेंडेंट क्लास है। इसके पहले कोई ना कोई कंजंक्शन लगा हुआ है। अब ये कह रहा है कि यही कंजंक्शन यदि कोऑर्डिनेट का हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है पहले ये जानिए। देखिए कह रहा है कि जब डिपेंडेंट क्लास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा हुआ, वही जो बिकॉज जहाँ पर लगा हुआ था वहीं पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो बनने वाला क्लास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लास। अब होता क्या है डिपेंडेंट, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको जानते होंगे आप लोग, कंजंक्शन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कंजंक्शन के दो प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा आपका होता है सबऑर्डिनेटिंग। क्या, सबऑर्डिनेटिंग, समझ लीजिएगा। कोऑर्डिनेटिंग क्लास में आपका चार आता है, चार कंजक्शन आते हैं। पहला कुमुलेटिव, दूसरा एडवर्सेटिव, तीसरा अल्टरनेटिव और चौथा इलेटिव होता है। अगर इन कंजक्शन का कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन है, अगर इन कंजक्शन का प्रयोग करके, इनके अंतर्गत आने वाले कंजक्शन का प्रयोग करके, चाहे कुमुलेटिव का, चाहे एडवर्सेटिव का, चाहे अल्टरनेटिव का, चाहे इलेटिव का, यदि इन कंजक्शन का प्रयोग करके हम बीच में यहाँ पर रखते हैं, तो बनने वाला जो क्लास होगा वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया है, इसलिए कोऑर्डिनेट, और ये पूरा का पूरा क्लास है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लास। जैसे देखिए इसमें कंजक्शन क्या है, कुमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ बताने वाले संयोजक, जैसे एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारी चीज़ें। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोध बताने वाले, जैसे बट, लेकिन, अच्छा है लेकिन फेल हो गया, बहुत मेहनत किया लेकिन फेल हो गया, विरोध बता रहा है। और येट, फिर भी, ठीक है, वह गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है, ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, स्टिल, वेयर एज, जबकि, वाइल में जबकि, और में जबकि, ठीक है। फिर तीसरा है अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प बताने वाले, जैसे या तो मैं स्कूल जाऊँगा या तो हो जाएगा, या तो मैं चाय पीऊँगा या फिर कॉफ़ी पीऊँगा, तो यहाँ पर विकल्प बताएगा, तो आइदर आर, नाइदर नार, नॉर और इल्स, अदरवाइज, इसके कंजक्शन ये हो गए। मतलब कहने का मतलब ये कंजक्शन और इतना कंजक्शन, यदि इसमें से किसी भी कंजक्शन का प्रयोग करके हम यहाँ पर दूसरा वाक्य बना रहे हैं, किसी भी, यदि हम बट को यहाँ कर रख देते तो ये वाला कंजक्शन क्या कहलाता, सब कोऑर्डिनेट क्लास।
क्लास ये भी है, क्लास ये भी है। ये क्या है अभी यहाँ पर मेन क्लास है, क्योंकि ये अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर पा रहा है। दूसरी बात ये कि इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं लगा है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और उसमें क्या है, ये सी लाइक्स टू टेक कॉफ़ी, ठीक है। तो ये क्या है, अपना स्वतंत्र नहीं प्रकट तो यहाँ पर कर पा रहा है, लेकिन इसके पहले क्या है, कंजक्शन लगा हुआ है बट। और बट क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के लगने की वजह से ये वाला वाक्य क्या कहलाएगा, ये वाला उपवाक्य क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट क्लास। समझ में आया? आगे देखिए, देखिए 3 प्रकार था, चौथा प्रकार यहाँ पर इलेटिव है, फॉर, सो, देयरफॉर। मतलब इनका ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन के 2 प्रकार होते हैं, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में 4 प्रकार होते हैं, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव और एडवर्सेटिव। यदि चारों कंजक्शन में आने वाले जो भी कंजक्शन का यदि हम प्रयोग करके किसी भी क्लास को हम बनाते हैं तो बनने वाला क्लास क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट क्लास। समझ में आया? ठीक, आगे देखिए। अब अगला है सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब होता है कि जो डिपेंडेंट क्लास सबऑर्डिनेट, देखो जो डिपेंडेंट क्लास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो, मतलब कोई भी यदि उपवाक्य है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो तो उसको क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास। जैसे वहाँ पर मैंने बताया वो अलग है। अब इसमें भी सबऑर्डिनेट, जैसे मैंने आपको बताया कंजंक्शन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का जब आपने प्रयोग करके बनाया तो वो क्या बन गया, कोऑर्डिनेट क्लास। अब आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन का, क्योंकि दूसरा प्रकार उसका कंजक्शन का दूसरा प्रकार है, मैंने बताया कंजक्शन का दूसरा प्रकार सबऑर्डिनेट है, ठीक है। पहला क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो आप कंजक्शन के एक प्रकार ये, एक प्रकार ये, यदि इसके अंतर्गत आने वाले कंजक्शन का प्रयोग किया तो आपका कोऑर्डिनेट क्लास बन गया, और इसके अंतर्गत आने वाले सब का प्रयोग किया तो आपका बन जाएगा क्या, सबऑर्डिनेट क्लास। अब सबऑर्डिनेट क्लास में कौन कौन से आते हैं, जैसे दो, यद्यपि, बिकॉज, हु, वेयर, whom, which, while, unless, as soon as, दैट, वॉट। यदि इन कंजंक्शन का प्रयोग करके, जहां हम बिकॉज रखे थे, बट रखे थे, यदि वहां पर इन कंजंक्शन को रख दे तो बनने वाला वाक्य क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। जैसे आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, ये मैं जानता हूं, ये आपका क्या हो गया, मेन क्लास हो गया। क्यों? क्योंकि ये अपना स्वतंत्र पकड़ कर पा रहा है कि मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, कुछ भी नहीं जानता हूं, ठीक है। तो आई नो, मैं जानता हूं, ये ना तो इसके पहले कोई कंजंक्शन लगा हुआ है और ना ही इसमें कोई ऐसा कुछ है कि अपना अर्थ स्वतंत्र नहीं प्रकट कर पा रही है, अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर पा रहे हैं कि मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं। दूसरी बात ये, इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगा हुआ, तो दोनों शर्त पूरा हो रहा है। देखो ध्यान देना, यदि कंजक्शन का प्रयोग उस किसी वाक्य के पहले ना हुआ हो, दूसरा यदि वो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर पा रहा हो तो क्या कहलाएगा, मेन क्लास कहलाएगा, इंडिपेंडेंट क्लास कहलाएगा, ठीक है। दूसरा, अब इसमें दूसरा है कि व्हाट यू वांट टू से। अब ये वाक्य क्या था, यहाँ से था यू वांट टू से, एक ये क्लास हो गया, एक क्लास ये हो गया। ये अपना स्वतंत्र प्रकट कर पा रहा है, ये अपना स्वतंत्र नहीं प्रकट कर पा रहा है, और इसके पहले क्या लगा है, कंजक्शन लगा है। कंजक्शन किसका है, कंजक्शन है सबऑर्डिनेट का। वॉट यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, यही वॉट वाला कंजक्शन यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया है, और ये किसका कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करने की वजह से सबऑर्डिनेट कहलाया, और ये पूरा का पूरा एक क्लास है तो सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। स्पष्ट? चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला देखते हैं। अब उसी सबऑर्डिनेट क्लास के, जैसे आपने पीछे देखा कि भाई कोऑर्डिनेट क्लास है एक, पहला आपने पढ़ा ए, कोऑर्डिनेट क्लास, दूसरा आपने पढ़ा सबऑर्डिनेट क्लास। अभी सबऑर्डिनेट क्लास के भी 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से देखते हैं आगे। अभी सबऑर्डिनेट क्लास के भी प्रकार होते हैं, कितने हैं, 3। मैं आगे आपको बता रहा हूं कितने कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका नाउन सबऑर्डिनेट क्लास। नाउन सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब क्या, जब आप लिख सकते हो यहां पर, जब कोई क्लास नाउन की भांति, नाउन या सब्जेक्ट की भांति व्यवहार करे, अर्थात जब वो नाउन के स्थान पे आए, नाउन या सब्जेक्ट के स्थान पे आए तो उसको हम क्या कहेंगे, नाउन क्लास कहेंगे। नाउन के स्थान पे क्या मतलब समझते हैं, आपने पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, मैं नहीं जानता। 5 जगह ऐसे होते हैं, जैसे मान लो पूरा वाक्य हो गया तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये नाउन का ही होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ये नाउन का ही होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन का ही होगा, यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी नाउन के स्थान पर ही आता है, इसलिए इसको नाउन क्लास कहा जाता है, ठीक है। नाउन के स्थान पर ही आता है। आपका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, जैसे
चार पांच जगह आपका नाउन आ सकता है। पहला कहाँ, सब्जेक्ट के स्थान पे, दूसरा कहाँ, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तीसरा कहाँ, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे, चौथा कहाँ एज ए नाउ केज इन अपोजिशन के रूप में, ठीक है। ऐसे करके पांचवा कहाँ, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन के रूप में, पांचों रूप में आ सकता है। अगर उसी के स्थान पे आपने किसी क्लास को रख दिया तो बनने वाला क्लास क्या कहलाएगा, नाउन क्लास, ठीक है। ध्यान सुनिए, इसमें कह रहा है कि नाउन सबऑर्डिनेट क्लास तीन प्रकार होते हैं, एक नाउन सबऑर्डिनेट क्लास, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास और एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लास। तो इसमें कह रहा है कि अब देखिए वाक्य आप देखेंगे समझ जाएंगे। एग्जांपल देखिए, कह रहा है कि दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। मैंने आपको क्या बताया, नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर आ सकता है, नाउन का प्रयोग कहाँ आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर। जैसे राहुल इज गिविंग मी ए पेन। तो नाउन कहाँ कहाँ पर है, ये राहुल पहले ये नाउन है, मतलब नाउन यहाँ पर किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के स्थान पर है। तो नाउन जो है सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है। अगर इसी राहुल के स्थान पर इस राहुल को हटा करके कोई एक वाक्य रख दे, उपवाक्य रख दें। उपवाक्य का मतलब क्या, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। अगर ऐसा कोई इसको रख देते हैं तो हम क्या कहेंगे, नाउन क्लास। और वो किससे जुड़ा होता है, किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास या नाउन सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। दूसरा, गिविंग मी ए पेन, तो ए पेन क्या है, ये भी आपका नाउन है, तो लेकिन किस रूप में है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी नाउन आ सकता है। जैसे 2 हो गया। तीसरा, आई सेड टू मिस्टर शर्मा। अब यहां पर टू क्या है, प्रीपोजिशन है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। अब इस प्रीपोजिशन के बाद जो आया है ये भी तो नाउन है, मिस्टर शर्मा। तो क्या है, ऑब्जेक्ट। ये मिस्टर शर्मा ऑब्जेक्ट है और ये टू क्या है, प्रीपोजिशन। तो इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट टू ये प्रीपोजिशन। मतलब ये नाउन जो आता है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। समझ में आया। चौथा क्या है, मैंने चौथा आपको बताया, जैसे मान लो योगी हो गया, योगी काम लगा के CM ऑफ उत्तर प्रदेश, CM ऑफ यूपी में कह दूं, फिर आगे इज़ वेरी गुड मैन। अगर ऐसे कर दूं तो योगी नाम है, ये नाउन है, ठीक है, और ये भी नाउन है। ये जो नाउन के जन अपोजिशन, तो ये भी नाउन होता है, ये दोनों सेम है। तो ये भी नाउन के स्थान पे यहाँ पर हटाकर अगर आप कोई उपवाक्य रख दें जिसमें कुछ वाक्य हो, इज नोन टू ऑल, ही इज नोन टू ऑल। अगर मैं इसके स्थान पे इस CM ऑफ उत्तर प्रदेश योगी, इसको हटाकर मैं अगर ये वाक्य रख देता हूँ, ही इज नोन टू ऑल, तो एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, तो इससे बनने वाला क्या हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा। अगर इसके स्थान पर रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा। लेकिन ये नाउन के स्थान पर ही आया है, इसलिए क्लास तो है लेकिन नाउन क्लास है। क्यों, क्योंकि नाउन के स्थान पर आया हुआ है। समझ में आया। अगर समझ लिया हो तो इसको नोट कर लीजिए, ये और ये छोटे छोटे अक्षरों में नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैंने इरेज कर दिया इसको, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, दैट, अब देखिए वही बात है, इज नोन टू ऑल, दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है, यह बात कि पृथ्वी गोल है। ये दैट क्या है, एक कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट का, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और ये एक पूरा का पूरा क्लास है। क्यों, क्योंकि आपका आप सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है। ये पूरा का पूरा एक सब क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, और ये जुड़ा किससे है, सबऑर्डिनेट क्लास से, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हुआ है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको नाउन के स्थान पर आया हुआ है, इसलिए इसको नाउन सबऑर्डिनेट। क्यों, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है, और क्लास क्यों, क्योंकि क्लास है। तो नाउन सबऑर्डिनेट क्लास। इसके बाद आपका ये हो गया इज नोन टू ऑल, ये आपका वाक्य हो गया पूरा पूरा, ठीक है। दूसरा देखिए, आई नो, ये तो सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसको आप कह सकते हो सब्जेक्ट टू ए वर्ब। आप इसको ये कह सकते हो सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ठीक है। अब ये क्या है, आई नो दैट, अब दैट भी तो भाई कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। आई नो, मैं जानता हूं, दैट ही इज अ थीप, वह चोर है। मैं जानता हूं कि भाई चोर है। ये किसके स्थान पे आया हुआ है, एक क्या है, क्लास है, लेकिन किसके स्थान पे आया हुआ है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ है। और ये क्या है, दैट क्या है, ये कंजंक्शन है। कौन सा कंजक्शन, सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होने की वजह के ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन होने की वजह से इसका नाम सबऑर्डिनेट रख दिया गया। क्लास होने की वजह से इसको नाम क्लास कह दिया गया। और नाउन के स्थान पर, मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान प्रयोग है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन ही आता है। तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर, जैसे मैंने बताया था ना, ये पेन ऑब्जेक्ट है लेकिन नाउन है, तो आप ये इसलिए इसको नाउन कहते हैं। नाउन सबऑर्डिनेट, नाउन क्योंकि नाउन के स्थान पे आया हुआ है, सबऑर्डिनेट क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हुआ है, क्लास क्योंकि पूरा पूरा क्लास है। तो किसके स्थान पर आया हुआ है, इसको आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट टू ए फाइनाइट वर्ब।
ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब या ऑब्जेक्ट टू ए फाइन और दोनों कर सकते हो। इस तरह से आपका नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आगे देखिए, आगे देखते हैं। आठवां करेगा एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास। अब वही बात, अब जब मैंने बताया जब नाउन के स्थान पे आएगा तो नाउन की भांति व्यवहार करेगा तो नाउन क्लास, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट की भांति, अब जो वाक्य है क्लास है, अगर वो क्लॉज एडजेक्टिव की भांति व्यवहार करे, जब क्लास जो है एडजेक्टिव की भांति व्यवहार करे, अगर कोई एडजेक्टिव की भांति व्यवहार करे तो उसको एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। एडजेक्टिव का मतलब क्या, जो वाक्य, एडजेक्टिव का मतलब क्या, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को की विशेषता बता, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन वह एडजेक्टिव यदि पूरा एक क्लास के रूप में आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। ठीक है, जैसे आई मेट ए बॉय, आई मीन्स मैं मेट मिला ए बॉय में से एक लड़के से, तो ए नाउ यहाँ पर ए बॉय क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन है, ठीक है, नाउन है। तो ये अब अगला जो है पूरा क्लास है, लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है, नाउन की, इसकी, इस बॉय की विशेषता बता रहा है। तो पूरा ये क्लास ही, ये क्लास है, ये क्लास जो है नाउन की विशेषता बता रहा है। तो नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन ये क्लास है तो इसलिए एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। और लेकिन ये कंजक्शन किसका है, ये जो हु है वो हु एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसलिए एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। स्पष्ट, ठीक है। आगे देखिए, एक और उदाहरण देख लेते हैं। आई हैव ए डॉग। अब ये डॉग क्या है, ये नाउन है। क्या है, ए नाउन, ये नाउन है। ठीक है, और ये क्या है, विच इज़ वेरी फेथफुल। अब ये क्या है, आपका पूरा का पूरा विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये क्लास है, एक क्लास है। अब ये तो क्लास है, ये क्लास हम कहेंगे। ये इसकी किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। ये कंजक्शन क्या है, सबऑर्डिनेट है। ठीक है, सबऑर्डिनेट है तो इसलिए इसको एडजेक्टिव, क्योंकि इसकी विशेषता, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव कहेंगे। सबऑर्डिनेट इसलिए क्योंकि कंजक्शन सबऑर्डिनेट जुड़ा हुआ है, तो सबऑर्डिनेट, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट। और क्लास किस लिए, क्योंकि पूरा का पूरा क्लास है, तो इसलिए इसको मिलाकर कहते हैं एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास। ये पूरा का पूरा विशेषता बता रहा है। जैसे इसमें बता रहा था कि आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, हु स्पीक्स इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलता है। अभी किस, हु स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है। ये कौन बोलता है, लड़का। लड़का क्या है, नाउन है। और ये पूरा वाक्य क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि लड़के के बारे में विशेषता बता रहा है, नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है, पूरा का पूरा क्लास ही। इसमें क्या है, आई हैव ए डॉग, कुत्ता है, कुत्ता नाउन है आपका, लेकिन विच इज़ वेरी फेथफुल। और फेथफुल ये जो पूरा का पूरा क्लास है, किसकी विशेषता बता रहा है, ए डॉग की। तो विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। इस तरह से जब पूरा वाक्य बताएगा तो पूरा वाक्य, पूरा क्लास बताएगा तो पूरा क्लास ही आपका एडजेक्टिव हो गया, लेकिन उसको हम कहेंगे क्या, एडजेक्टिव क्लास। अब उसमें कंजक्शन जुड़ा है सबऑर्डिनेट का, तुम कहेंगे सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास या एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास। लास्ट देखते हैं तीसरा प्रकार कह रहा है कि एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लास। एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब होता है कि जो क्लास एडवर्ब, अब वहाँ पर एडजेक्टिव की भांति व्यवहार कर रहा है तो एडजेक्टिव, नाउन की भांति व्यवहार किया तो नाउन, और एडवर्ब की भांति व्यवहार करे तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। एडवर्ब आप जानते हो कई प्रकार का, एडवर्ब आप मैनर होता है, एडवर्ब टाइम होता है, एडवर्ब आप प्लेस होता है। ठीक है, कई 4-5 प्रकार के होते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एज आई ओपेंड, एज मीन्स जैसे ही, ये क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है ये वाला कंजक्शन। तो एज आई ओपन द डोर, अब देखो, अब पहले तो पीछे लगता था लेकिन अब पहले लग जा रहा है। अब ये वाला पूरा क्या है, आई ओपन द डोर, कामा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है। एज आई ओपन द डोर आई सॉ ए स्नेक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेंटेंस है। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेंटेंस है। क्या है, सेंटेंस। लेकिन अब उसी सेंटेंस के अंतर्गत अब एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब। मतलब जो शर्त है क्लास की कि एक ही सेंटेंस के अंतर्गत ये 2 सब्जेक्ट, 2 फाइनाइट वर्ब आए, अलग अलग अपना अर्थ प्रकट कर पा रहे हैं तो उसको हम क्लास कहेंगे। तो अपना अलग अर्थ प्रकट कर पा रहा है कि आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, आई सा स्नेक, मैंने एक स्नेक देखा। तो अपना अर्थ अगर मतलब अलग अलग कर पा रहा है। ठीक है, तो अब ये वाक्य जो है आई ओपन द डोर, अब इसी के पहले ये क्लॉज है, इस क्लॉज के पहले यदि हमने किसी कंजक्शन का प्रयोग कर दिया और वो कंजक्शन एडवर्ब ऑफ टाइम की भांति व्यवहार कर रहा है, एडवर्ब की भांति व्यवहार कर रहा है, तो उसे बनने वाला वाक्य क्या कहलाएगा, बनने वाला उपवाक्य क्या कहलाएगा, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लास। क्लास तो पहले है, सबऑर्डिनेट किस लिए, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। भांति किसकी व्यवहार है, किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, तो एडवर्ब की भांति व्यवहार कर रहा है। और एडवर्ब की भांति व्यवहार करने की वजह से इसको एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लास, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, जो पेशेंट था वो मर चुका था।
बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड द हॉस्पिटल, डॉक्टर के आने के मतलब हॉस्पिटल आने के पहले, डॉक्टर का हॉस्पिटल आने के पहले वो पेशेंट जो है मर चुका था। अब ये बिफोर क्या है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। कंजक्शन क्या किसका है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट। क्या किस तरह मतलब कैसा व्यवहार कर रहा है, तो समय की व्यवहार कर रहा है, तो समय के व्यवहार करने की वजह से इसको एडवर्ब कहेंगे। ये है क्या पूरा का पूरा, ये क्लाज है तो क्लाज कहेंगे। तो इस तरह से एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब की भांति व्यवहार कर रहा है। कंजक्शन किसका है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो एडवर्ब सबऑर्डिनेट, ये पूरा का पूरा क्या है, क्या क्लाज है, तो इसलिए हम इसको एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो क्लियर हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इतने में आपका पूरा क्लास हो गया। अब आप अगर इसको ध्यान से देखे हों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। इसको शेयर भी कीजिए ताकि अन्य बच्चों तक इसको पहुंचे और जो भी कन्फ्यूजन अन्य बच्चों के अंतर्गत है वो भी दूर हो जाए। आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अगला हम लेके आते हैं, अब क्योंकि इसी का सब काम है कंपाउंड सेंटेंस में। इसके पहले मैंने पूरा का पूरा सिंपल सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स बताया है, उसमें विधिवत मैंने 10 से 15 वीडियो डाले हैं और विधिवत मैंने समझाया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस जो होता है उसका मैंने विधिवत एक्सरसाइज भी करवाया है, विधिवत मैंने थ्योरी भी दी है। हर थ्योरी के बाद जो है एक उसका प्रैक्टिस सेट है, उसका आप कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको लेके आऊँगा कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस का कोऑर्डिनेट कंजक्शन का काम लगता है, इसलिए मैंने इसको पहले बताया। आप इसको विधिवत लिख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में कंपाउंड सेंटेंस के साथ। मस्त रहिए, खुश रहिए।